हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। अभी बज रहा है सुबह का 4:30, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, सुबह का 4:30 बज रहा है और हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस सेट, जिसमें 75 प्रश्न हैं आज। क्योंकि भाई 125 प्रश्न बनाने में बहुत समय लगता है, जो कि मैं नहीं बना पाई। लेकिन 50 प्रश्न इसके कल आपको मिलेंगे। 70 और 50 मिलकर कल हो जाएंगे ये 125 प्रश्न। ठीक है, तो कल हमें बताइएगा आप लोग कि कितने प्रश्न आपके 125 में सही रहे। आज 75 प्रश्न को करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है ये सारे आपके मैं लेकर जो आई हूँ। इसमें आरडीए के भी प्रश्न हैं, फिजियोलॉजी के भी प्रश्न हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल और न्यूट्रिशन साइंस, सभी के प्रश्नों को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो एक बार प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डाउट्स क्लियर कर देते हैं जो हमने अपनी पहली की क्लास में आपको बताए थे क्लियर करने। एक बार हमने क्लास की थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो हमने कहा था ऊन में जो है 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, तो तीनों परतों के कुछ काम हैं जिसकी बात कर लेते हैं। जो आपकी पहली परत होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल जो होती है ना, इसका एक महत्वपूर्ण काम है, ध्यान रखिएगा। ये परत जिसकी अच्छी होती है वो रेशा जो होता है ऊन का कताई के लिए महत्वपूर्ण, मतलब ये परत जो होती कताई के लिए महत्वपूर्ण होती। कताई आप जानते हो, जब रेशे से धागा बनाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं कताई या स्पिनिंग। तो जो क्यूटिकल परत है ना, ये कताई के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विशेष काम ये है कि धागा अच्छा बन जाता है। ठीक है, दूसरी परत आती है जो आपकी कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स महत्वपूर्ण लेयर है क्योंकि इसी में रंग बड़ा जो प्राकृतिक रंग होता है ना ऊन का, ठीक है, ग्रे से सफ़ेद, तो ग्रे मतलब क्रीम से सफ़ेद। ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स का ये प्राकृतिक जो रंग पाया जाता है उसके लिए ये जिम्मेदार होती है, रंग के लिए। ठीक है, रंग के लिए और साथ ही साथ रंग के साथ साथ मतलब कह सकते हैं जो रंग वर्णक कौन सा है, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन जो होता है इसी में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, रंग वर्णक इसमें पाया जाता है। रंग वर्णक के साथ ही साथ यही लेयर जो है मजबूती के लिए भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, मजबूती, लचीलापन, ये सारे गुण इसी में पाए जाते हैं कॉर्टेक्स लेयर के कारण। लास्ट आपकी होती है मेड्यूला। वैसे तो ये कहते हैं कि जो मेड्यूला है, जो अच्छे और मुलायम रेशे होते हैं उनमें ये कम, बहुत महीन मात्रा में होता है। ठीक है, मतलब मेड्यूला का ना होना ही अच्छी बात है, ये माना जाता है ऊन के रेशों में। मेड्यूला से क्या होता है, रेशे की जो रेशे जो हैं उनके वो अच्छे नहीं रहते। ठीक है, मोटे ऊन में, कड़े खुरदरे ऊन में जो होता है मेड्यूला ज़्यादा पाया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऊन में मेड्यूला हानिकारक होता है। लेकिन मेड्यूला का भी एक काम है। क्या काम है? ये अवशोषकता को बढ़ाता है, ऊन के रेशों की अवशोषकता बढ़ाता है। और अवशोषकता बढ़ने से क्या होता है, इस पे रंग को रंगाई आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो ये परत किसके लिए? रंगाई के लिए। देखो, रंग जो प्राकृतिक रंग होता है ऊन का, क्रीम सा सफ़ेद, वो रंग किससे होता है? वो होता है आपकी कॉर्टेक्स लेयर के कारण। लेकिन जो मेड्यूला है, ये जब हम बाहरी तौर पर जब हम कपड़े को रंगते हैं, ऊन के रेशों को रखते हैं, ठीक है, आपने टॉप डाइंग पढ़ा होगा, स्टॉक डाइंग, डॉप डाइंग पढ़ा होगा, तो ये क्या है, ऊन पर ही होती है। ठीक है ना, ऊनी रेशों पे की जाती है टॉप डाइंग। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो डाइंग वगैरह आप कर रहे हो ना, वो अच्छे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेड्यूला होता है तब। तो ये तीनों लेयर आपको ध्यान रखनी है ऊन की। मैंने एक डाउट क्लियर किया। कल एक प्रश्न था जो कि मुझे भी नहीं याद है, कि मतलब इतना पढ़ाते पढ़ाते इतनी चीज़ें तो मुझे भी याद हो चुकी हैं, लेकिन पता नहीं लाइव क्लास में मैं ये महसूस करती हूँ कि मेरा दिमाग ज़्यादा नहीं चलता। मैं मतलब लाइव क्लास में अगर क्वेश्चन में कोई गलती है तो वो मैं गलती वैसे ही पढ़ा देती हूँ। मैंने कई बार नोटिस किया कि लाइव क्लास में सही से कर नहीं पाती हूँ, कुछ ना कुछ समस्या लाइव में मुझे रहता है। मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा मैं चीज़ें नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, या ये प्रेशर रहता होगा कि आप लोग देख रहे हो, सामने हो, बिल्कुल कुछ मैं गलत ना बोल दूँ, कुछ मतलब ऐसा रहता है। क्योंकि हम सब बराबर के ही हैं, अभी मैं भी तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ रहता है। तो मैंने ये नोटिस किया। तो गांव जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो गांव में स्वास्थ्य की, ठीक है, देखभाल या प्रचार प्रसार का काम जो भी करते हैं ना, तो वो होते हैं हेल्थ गाइड। ये प्रश्न था ये कुछ इस तरीके से कल, तो उसका आंसर हेल्थ गाइड था। ओके, लेकिन मैंने कुछ और बता दिया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न, अब मैं प्रश्न लेकर नहीं आई हूँ। कुछ प्रश्न का क्या टाइप था मुझे याद नहीं है। कल के 100
127 प्रश्न, जो कल वाली क्लास है उसमें 127 नंबर पे आई थिंक ये प्रश्न है, ठीक है। दूसरा जो आपकी ड्वाक्रा योजना है, DWCRA, जिसको हमने बताया था 1982 में स्टार्ट हुई, ये योजना मैंने 50 बार पढ़ी और पढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद भी, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैंने कुछ शहरी स्तर पर कुछ बता दिया है उसमें आंसर, लेकिन जबकि उसका स्तर राज्य स्तर पर जो है राज्य सरकार जो है उसकी उसको चलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये आंसर कर दीजिएगा, ओके। मैंने मतलब थोड़ा सा पता नहीं किस उसमें बता दिया ये वो वाला आंसर, ठीक है। तो जब कमेंट आए बच्चों के 2-3 तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मतलब इतनी सिली मिस्टेक थी ये मेरी, और मैंने भी गलत बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप दोनों क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। बकाया जो एक है आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया, क्योंकि उसमें प्रश्न था उज्ज्वला योजना जो कि आपकी 4 मई में आई थी, और जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वो आपकी जो है 2016 में आई थी, ठीक है, 2016 में आई थी। तो इन दोनों को भी सही कर लीजिएगा। अभी हम ये वाला प्रश्न हमने इसमें भी डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि डेट है बच्चे भूल जाते हैं, तो और कल मिस्टेक भी एक हो गई, इस वजह से मैंने आज के प्रश्न में भी उसको ऐड किया। लास्ट में वो प्रश्न है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपका कोई इशू नहीं रहा होगा, ओके। और ये 3 प्रश्न हैं जिनको आप सही कर लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, ओके। मतलब डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग ये मत समझिएगा बेवजह समय बर्बाद हो गया। डाउट क्लियर नहीं करोगे तो क्या होगा, एग्जाम में अगर मैंने गलत बता दिया, अगर आपने गलत कहीं से भी पढ़ लिया, तो एग्जाम में तो आप वही करके आओगे ना, इस वजह से डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो प्रश्न है, RDA 2020 के अनुसार एक मध्यम क्रियाशील सामान्य महिला के लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी की मात्रा निर्धारित करें, ओके। और इसीलिए मैंने आज लाइव नहीं किया, आप देख रहे हो जो लाइव में बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं, ये थोड़ा लालच मुझे रहता है, इस वजह से मैं लाइव करती हूँ। पर लाइव में पता नहीं क्यों मुझे अच्छे से पढ़ा नहीं मिलता, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, मुझे थोड़ा एक टेंशन रहता है माइंड में कि कुछ गलत ना बोल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपने पढ़ लिया कि RDA 2020 के अनुसार एक मध्यम क्रियाशील सामान्य महिला के लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी की मात्रा निर्धारित करें। क्या 16-60 होगी, या 21-30 होगी, 27-20 है, या निम्न में से कोई नहीं। तो आपसे क्या कहा है, सामान्य महिला है मतलब मध्यम क्रियाशील है, और सामान्य मतलब ना ही वो धात्री अवस्था है में है, ना ही वो गर्भावस्था में है, सामान्य कंडीशन में है, लेकिन मध्यम क्रियाशील। तो मध्यम क्रियाशील का हमने क्या बताया था आपको, याद करो, 21-30, ठीक है। क्योंकि 16-60 कम क्रियाशील, ठीक है, कम क्रियाशील महिला का था, 27-20 किसका था, अधिक हैवी वर्कर का था, ओके। और जो आपका 21 थी ये किसकी थी, मॉडरेट जो वर्कर होते हैं, ठीक है। तो ये सेडेंटरी का हो गया, ये मॉडरेट होते हैं, और जो ये जो है हैवी होते हैं। क्लियर हुआ, इसे याद कर लो। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। RDA 2020 के अनुसार, और मैंने आपसे कहा भी था जब RDA पढ़ाया था कि प्रश्नों में डालेंगे क्वेश्चन को, जिससे ये बार बार आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही RDA याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 है, RDA 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष की औसतन लंबाई निर्धारण करें। 172 सेंटीमीटर, ठीक है, 172 मतलब पॉइंट लगाए, ध्यान रखिएगा। दूसरा है 5 फीट 8 इंच, सी है एवा भी दोनों, डी है केवल भी। तो यहाँ पर जो आपके RDA 2020 के अनुसार औसतन जो लंबाई है वो ये है आपकी एवा भी दोनों सही हो जाएगा, 172.72 सेंटीमीटर और 5 फीट 8 इंच। आज भी क्लास में 75 प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर हम चेक करने आए हैं, ओके। तो चेक करना जरूरी है, ठीक है, कि हमारे प्रश्न कितने सही जा रहे हैं बस। क्वेश्चन है 3, RDA 2020 के अनुसार एक सामान्य स्त्री पुरुष की औसतन उम्र क्या है। 1939, 1929, 1939, 1949, 1962, ठीक है, 19 to 29, 19 to 39, 19 to 49, 19 to 65। तो RDA 2020 के हमें बताना है, 20 के अनुसार बताना है, तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 19 to 39, ठीक है, 19 to 39 आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। पहले ये कुछ थी 18 से 29 था, कुछ 18 से 39 था, अब ये 19 से 39 कर दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन मतलब 2010 में था।
क्वेश्चन है 4 RDA 2020 के अनुसार बढ़ती उम्र के साथ पुरुष का औसतन BMR घट जाता है 8%, 9%, 10%, 12%। तो जैसे कहते हैं RDA के अनुसार कि पुरुष जो है 60 से ऊपर होता है या फिर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका BMR जो है 10% कम होता जाता है। महिलाओं में पूछा जाए तो महिलाओं में कितना हो जाता है, 9% कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है पुरुष का, ठीक है, तो ये 10% होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। RDA 2020 के अनुसार एक धात्री माता के लिए कैल्शियम की आवश्यक मात्रा कितनी है, 1000 mg डे, 1200 mg डे, 400 mg डे या 600 mg डे, ठीक है। तो RDA 2020 के अनुसार एक धात्री माता के लिए जो आवश्यक धात्री की बात हो रही है तो वो 1200 mg डे है। ओके, धात्री के लिए 1200 है, प्लस आपकी जो मीनोपॉज वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी है 1200, ठीक है, 1200 है। बकाया सबको कितना था, 1000 था, लेकिन 2024 में 600 माइनस कर दिया गया तो अब कितना हो गया, 400। लेकिन प्रश्न पर डिपेंड करेगा आंसर। अगर 2020 का पूछा जाएगा तो आप 1000 मानोगे आंसर सामान्य लोगों के लिए कैल्शियम, ठीक है। और अगर आपसे मीनोपॉज और धात्री का पूछा जाएगा तो आप 1200 मानोगे 2020 के अनुसार। और अगर 24 के अनुसार मानोगे, पूछा जाए कितना माइनस कर दिया गया तो कहोगे 600, कितना देना है तो 400, 1000 में से 600 माइनस होगा तो 400 बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 6, शारीरिक ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहती है ग्लाइकोजन के रूप में, कोशिका के रूप में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो शारीरिक ऊर्जा जो हमारे शरीर में संचित रहती है वो होती है ATP, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में, ठीक है। ATP हम कहते हैं इसको, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में शारीरिक ऊर्जा हमारे शरीर में संचित रहती है। ये होती है न्यूट्रिटिव ऊर्जा, जिसको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है, ठीक है। कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। आगे हम बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र की क्रिया है भोजन ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो पाचन तंत्र की क्रिया है वो ये सभी हैं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक और लिख लीजिए, यहाँ पर एक होता है स्वांगीकरण, ठीक है, स्वांगीकरण, ओके। और लास्ट होगा आपका क्या, लास्ट होगा यहाँ पर आपका जो अपचित भोजन, अपचित भोजन जो होता है ना, अपचित, ठीक है, जिसको हम नहीं डाइजेस्ट करते हैं मल मूत्र के रूप में जो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, भोजन को शरीर से बाहर निकालना, ये भी काम है आपके पाचन तंत्र का, ठीक है, शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आहार नाल की लंबाई कितनी है, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर। तो ये बेसिकली तो 9 मीटर होती है। जब व्यक्ति की डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो ये 10 मीटर की हो जाती है, 1 मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। तो आहार नाल की लंबाई नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल होती है आपकी 9 मीटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अच्छा जो आहार नाल आपका होता है ना, आहार नाल की अगर हम बात करें, जो इसके अंग होते हैं, अंग नंबर 1 तो ग्रसनी पे सबसे पहले ग्रसनी इसका अंग है एक, ठीक है, ग्रसनी। दूसरा हो जाएगा इसके बाद दूसरा होता है ग्रासनली, ये इसके अंग हैं, ध्यान रखिएगा, सहायक अंग है, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा क्या है, आमाशय। जो आमाशय जो होता है पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग माना जाता है आमाशय। फिर छोटी आंत भी इसी का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, इसी में आएगा, क्योंकि आहार यदि ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में पहुंचता है, आमाशय में इसका डाइजेशन होता है, फिर ये छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत में भी कुछ एंजाइम्स वगैरह आते हैं और इसका पाचन करते हैं, फिर बड़ी आंत में जाता है, पानी वगैरह का अवशोषण होता है, ठीक है, बड़ी आंत में। और भोजन जो होता है यहाँ पर छोटी आंत से ही काफ़ी हद तक अवशोषित कर लिया जाता है और बड़ी आंत के ये कोलन से होते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे मल के रूप में, मूत्र के रूप में, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब ये आपके क्या पाचन अंग भी कहलाते हैं आपके, और ये आहार नाल के अंग भी कहलाते, भाग भी कहलाते हैं, ठीक है। और एक इससे भी पहले होता है बकल कैविटी, सबसे पहले ऊपर आएगा क्या, बकल कैविटी, मुख गुहिका सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, क्योंकि मुख गुहिका मतलब जहाँ हम भोजन डालते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका मुख गुहिका से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ओके, ये मैं भूल गई लिखना, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भोजन व जल को नाक में जाने से रोकता है ओयूला, क्रोकोफेरेंशियल वॉल्व
ओसोफेरिंजियल बल्ब, या डी है उपर्युक्त सभी। तो भोजन व जल को नाक में जाने से कौन रोकता है? तो वो रोकता है ओयूला रोकता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो। ये जो होता है आपका क्रोकोफेरिंजियल बल्ब, ये क्या करता है, इसका भी काम है। ये जो होता है ना, श्वास नली में जो वायु होती है ना, श्वास नली की वायु आपकी किस में ना चली जाए, श्वास नली की जो वायु है वो ग्रास नली में ना चली जाए, ग्रास नली में ना चली जाए, तो इसको रोकने का काम करता है। क्योंकि श्वास नली से वायु अगर ग्रास नली में चली गई तो ग्रास नली में आप खाना आ रहा है, ठीक है, सांस लोगे तो कहीं ना कहीं ओछू वगैरह लगने का डर रहेगा, तो ग्रॉस नली में सांस को आने जाने से रोकता है क्रोकोफेरिंजियल बल्ब। तो और ओसोफेरिंजियल बल्ब का क्या काम है? ये क्या करता है, आमाशय रस है जो ना, आमाशय रस को ग्रास नली में आने से रोकता है, आमाशय रस को ग्रास नली में आने से रोकता है, ग्रास नली में आने से रोकता है। क्योंकि ये चीज़ खुद सोचो, आप ग्रास नली से अगर भोजन आमाशय में जा रहा है तो आमाशय की भी तो कोई चीज़ इधर आ सकती है ना ग्रास नली में, लेकिन नहीं, ये जो ओसोफेरिंजियल बल्ब होता है क्या होता है, इसको जैसे ही भोजन जाता है उसको बंद कर देता है, जिससे कि आमाशय का कोई भी जो भी जूस वगैरह होते हैं, जो भी, क्योंकि प्रोटीन का भी यहाँ पर पाचन होता है, यहाँ पर फैट का पाचन भी होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, ठीक है। तो आमाशय में तो कई चीज़ों के टुकड़े होते हैं, मतलब पूर्णतः पाचन आमाशय में नहीं होता है, वो तो जाकर छोटी आंत में होगा, लेकिन पाचन स्टार्ट तो यहीं से हो जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसमें। लेकिन यहाँ से अगर वापसी जो भी है रस है कोई भी ग्रास नली में ना जा सके, इस वजह से ओसोफेरिंजियल बल्ब क्या करता है, ये बल्ब है इसको बंद रखता है, ठीक है, ग्रास नली को। जैसे ही आपका ग्रास उसमें आमाशय में गया तुरंत बंद कर लेता है, जिससे कोई भी चीज़ वापस ना आ पाए, ठीक है। तो कितने अच्छे अंगों में हमारे ढक्कन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। प्रेम, सुख, आनंद, उत्साह एवं उल्लास का प्रतीक है जीवन, सफाई, पुष्प, फर्नीचर। तो प्रेम हो गया, सुख हो गया, आनंद हो गया, उत्साह हो गया, इन सभी के प्रतीक कौन है? पुष्प हैं, ठीक है। पुष्प आप जानते हो, पुष्प थेरेपी भी होती है, ये हमारे शरीर मतलब किसी को भी फूल शायद ही खराब लगते होंगे, है ना। हमारी जो छोटी सी बगिया हमने बना रखी है, चाहे गार्डन कह सकते हो, मतलब जब मैं जाती हूँ वहाँ पर थोड़ा बहुत उनकी घास वास निकालती हूँ, या फिर कुछ भी करती हूँ उनको, जब किसी दिन वो बहुत ज़्यादा खिले हुए होते हैं, जैसे इस समय गुलदाउदी, इस बार सीजन इतना ख़राब रहा, ठंड पड़ी नहीं, तो इस वजह से बहुत से फूल नहीं खिले, क्योंकि कुछ फूल ठंडों में ही खिलते हैं, ओके। तो ऊपर जाती हूँ तो गुलदाउदी वगैरह खिल रहा है इस समय काफ़ी अच्छे पे, खूब भर के आता है पेड़ों पे, तो इतना सुंदर लगता है कि जैसे सारी मन की नारंगी, अभी हमारे ऊपर छत में क्या नारंगी लगी हुई थी बहुत सारी, पूरा पेड़ पेड़ भरा हुआ था। तो अपने घर में फ्रूट्स देखकर, हालांकि वो नारंगी इतनी खट्टी होती है कोई नहीं खा पाता, मैंने तो बांट दी सबको, लेकिन बहुत देखने में सुकून मिलता है कि हमारे घर में ऐसी चीज़ें। कहने का तात्पर्य यह है कि पुष्प जो होते हैं मन को शांति देते हैं। जब भी मैं ऊपर जाती हूँ तो सारा 1 मिनट को ये लगता है कि कुछ देर यहाँ बैठे रहो, लेकिन समय नहीं होता मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे फूल पसंद ना हो। क्वेश्चन है 11, उपचारात्मक प्रॉपर्टी में प्रयोग किया जाता है फूलों का, रंगों का, अरोमा का, उपर्युक्त सभी का। तो जब हम उपचारात्मक प्रॉपर्टी मतलब ट्रीटमेंट के पर्पज से मतलब अगर प्रयोग करते हैं तो फूलों का भी प्रयोग करते हैं, रंगों का भी प्रयोग करते हैं, और अरोमा मतलब सुगंध, एक ये भी थेरेपी होती है, सुगंध थेरेपी, ठीक है, स्मेल थेरेपी भी बोलते हैं इसको। तो ये सारी थेरेपी होती हैं। पेट थेरेपी होती है, पेट थेरेपी होती है, कुछ लोग जानवरों से प्यार करते हैं तो उनको उसको पेट की थेरेपी दी जाती है, मतलब जानवर पालते हैं तो उनको वो लोग संतुष्ट रहते हैं, कोई भी मेंटली इशू नहीं होता। ज़्यादातर बहुत से लोग अकेले रहते हैं तो डॉगी वगैरह, कैट वगैरह को पालते हैं, जिससे क्या होता है उनका मन उनमें लगा रहता है, तो उन्हें किसी के ना होने का एहसास नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं थेरेपी है ये एक तरीके की। अगर ये चीज़ें ये लोग नहीं करेंगे तो ये अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं। बहुत से लोग जो अकेले हैं वो इन चीज़ों में लगे रहते हैं, तो ये एक तरीके की उनके लिए उपचार का काम कर रहे हैं, नहीं तो वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। किस देश के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़कर पुष्प शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया? जापान से, चीन ने, अमेरिका ने, भारत ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जापान ने। जापान ने सबसे बड़ा जो काम किया वो स्कूली पाठ्यक्रम में जो है इसको जोड़ा,
ठीक है, मतलब स्कूलों में इसके स्कूल भी स्पेशली पुष्प सज्जा सिखाने के लिए पुष्पों के विषय में लोगों को मतलब पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने इसके लिए स्कूल भी खोले, इनके ऊपर साहित्य भी लिखे। ठीक है, साहित्य भी लिखे, ध्यान रखिएगा। मतलब इन लोगों ने पुष्प सज्जा को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चीन की भी। पुष्प कला का शुभारंभ चीनी बौद्ध भिक्षुओं, साधुओं एवं महात्माओं ने किस शताब्दी में किया? पुष्प कला का शुभारंभ की बात हो रही, जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, साधु थे एवं महात्मा थे, इन्होंने किस शताब्दी में किया? 6वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, या डी है इनमें से कोई नहीं? तो 6वीं शताब्दी यहाँ पर आंसर होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। पुष्प सज्जा जो विकसित किस समय में हुई? वो 15वीं शताब्दी में। अगर ये पूछा जाए विकसित हो चुकी थी वो आपकी 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में पुष्प सज्जा विकसित हो चुकी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व में, ठीक है, संपूर्ण विश्व में जो थी आपकी, संपूर्ण विश्व में क्या हुआ था? इसका प्रचार प्रसार हो चुका था। ठीक है, विकसित 15वीं शताब्दी में हुई। 6वीं शताब्दी में क्या होता है? शुरुआत होती है। ठीक है, 6वीं शताब्दी में शुरुआत होती है। कौन करते हैं इसका मतलब प्रचार प्रसार? चीनी बौद्ध भिक्षु करते हैं। ओके, और 20वीं शताब्दी तक ये संपूर्ण विश्व में लोग इसको पहचानने लगे, संपूर्ण विश्व में ये कला छा गई। ठीक है, लोकप्रिय हो गई, ऐसे आप समझ सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं पारिवारिक आय, परिवार का आकार, धन एवं समय, उपर्युक्त सभी। तो ये सारे ही तत्व आप जानते हो जो जीवन स्तर को आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से नहीं है? क्या हेनरी फ्योल का नहीं है, टेलर का नहीं है, मार्क्स रुबनर का नहीं है, गिलब्रेथ का नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही होगा। मार्क्स रुबनर का संबंध जो है नहीं है। मार्क्स रुबनर ने शायद न्यूट्रिशन साइंस में ये बताया था कि हम जो भी भोजन खाते हैं उस भोजन पर हमारे मतलब शरीर में जब भी हम खाते हैं तो रासायनिक क्रिया उस भोजन पर होती है। ठीक है, तो शायद रासायनिक क्रिया के विषय में इन्होंने बताया था, क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके विषय में बताया था। रासायनिक क्रिया से क्या क्या परिवर्तन भोजन में आते हैं उसके बारे में आई थिंक इन्होंने चर्चा की थी। ओके, बकाया न्यूट्रिशन साइंस में जब हम पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे इनको। आगे हम बात करते हैं हेनरी फ्योल, जो है आपको पता है वैज्ञानिक जो आधुनिक प्रबंधन के जनक कहे जाते हैं, आधुनिक प्रबंधन के जनक हैं ये, आधुनिक प्रबंधन के जनक हैं ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टेलर, WF टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। ओके, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक हैं। और गिलब्रेथ जो हैं आपके मतलब ये मैनेजमेंट में आपको कई जगह देखने को मिलेंगी, चाहे डेफिनेशन के रूप में देखने को मिलेंगी, ये कार्य सरलीकरण में भी मिलेंगी, आपको कई जगह आपको ये देखने को मिलेंगी। न्यूट्रिशन साइंस होम मैनेजमेंट में आपको गिलब्रेथ कई बार पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी मैनेजमेंट से संबंधित है, प्रबंधन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि पूछा गया है नहीं संबंधित है, तो मार्क्स रुबनर नहीं संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर 16। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों तो चरण हैं, लेकिन हमें बात कर रहे हैं जब हम खाका तैयार करते हैं तो खाका हम कहते हैं योजना बनाने को। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 17। एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? कुछ अलग करना, कुछ कार्यात्मक बनाना, कुछ आकर्षक बनाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो एक इंटीरियर डिजाइनर के लिए ये सभी क्या है, एक चुनौती के रूप में होती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक ही डिज़ाइन वो नहीं रोज़ बना सकता, तो इसके लिए कुछ अलग करना, और वो भी कुछ क्रिएटिव होना चाहिए। ठीक है, और सुंदर तो लगना ही लगना चाहिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 18। हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रभावी है? ए ऑप्शन है संसाधनों का सही मात्रा में उपयोग करें, बी ऑप्शन है संसाधनों को साझा करें, सी ऑप्शन है उपलब्ध संसाधनों की पहचान करें, डी है उपर्युक्त सभी। प्रश्न आप देख पा रहे हो, क्या पूछा जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय संतुष्टि को अधिकतम करने के निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी तरीके होंगे? मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन, हम कुछ भी प्लान करते हैं, कुछ भी मैनेजमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? सेटिस्फाइड हो सके। भाई हमने कितना भी प्लान किया, अगर हमें सेटिस्फेक्शन ही लास्ट में नहीं मिला, हमारा सब कुछ बेकार हो गया, तो वो प्लानिंग बेकार है। ठीक है, तो हम जब भी उचित संतुष्टि चाहते हैं
सभी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं। साधन बेशक हमारे पास सीमित हैं, लेकिन हमें उन साधनों का सही मात्रा में उपयोग करना आना चाहिए। जो भी संसाधन है उन्हें साझा करना आना चाहिए और उनकी पहचान करने भी आना चाहिए कि कौन से साधन का हम प्रयोग कब और कैसे कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19। समाज की अपेक्षा के अनुसार अपने व्यवहार को ढालना कहलाता है विकासात्मक परिवर्तन, सामाजिक विकास, कार्यात्मक परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन, सामाजिक विकास। समाज की अपेक्षा अपना व्यवहार ढाल रहे हो ना आप, तो यहाँ पर सामाजिक विकास हो जाएगा। भाई समाज के लिए कर रहे हो। क्वेश्चन है यहाँ पर 20। स्पेन देश में रेशम का उत्पादन सर्वाधिक हुआ 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर स्पेन देश की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 18वीं शताब्दी में जो था रेशम का यहाँ सर्वाधिक उत्पादन हुआ। 16वीं शताब्दी में अगर पूछा जाए तो फ्रांस देश में सर्वाधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, फ्रांस देश में सर्वाधिक उत्पादन हुआ रेशम का। ठीक है, उसके बाद आपको जब स्पेन देश याद आया होगा, स्पेन देश पढ़ा होगा, तो एक चीज़ याद आई होगी, मैंने आपको बताई थी। स्पेन देश में आपकी मेरिनो जाति, ठीक है, मेरिनो जाति, एक कमेंट करना, मेरिनो जाति की भेड़ से कौन सी वाली ऊन मिलती है। अभी हमने प्रैक्टिस कराया आपको परसों तरसों, उसमें ये आंसर मैंने बताया था। ठीक है, तो स्पेन देश ने मेरिनो जाति की भेड़ से जो ऊन उतारी थी, ठीक है, मेरिनो जाति की जो भेड़ थी उससे जो ऊन उतारी थी 13वीं शताब्दी में। ठीक है, 13वीं शताब्दी में। तो मेरिनो जाति की भेड़ से ऊन स्पेन देश ने कब उतारी? 13वीं शताब्दी में। ये सर्वप्रथम इन्होंने ही इस मेरिनो भेड़ से ऊन उतारने का काम किया था स्पेन देश ने। ठीक है, तो स्पेन देश ने मेरिनो से सबसे पहले ऊन उतारी थी, ये ध्यान रखिएगा। समय क्या था? 13वीं शताब्दी था। किन लोगों ने उतारी थी? हर्डमैन ने। ठीक है, हर्डमैन कहते हैं जिन्हें हिंदी में गडरिये बोलते हैं, वैसे हर्डमैन। ठीक है, हर्डमैन याद रखो, यही पूछा जाएगा, हर्डमैन। ओके, तो हर्डमैन ने उतारी थी। क्लियर हुआ? वैसे तो ऊन इंग्लैंड में, ठीक है, ऊन जो है इंग्लैंड में शुरुआत हुई। इंग्लैंड उसका देश है, पहला देश है, लेकिन स्पेन ने मेरिनो जाति से भेड़ को सबसे पहले उतारा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रेशम के कीड़े एक बार में अंडे देते हैं 150 से 250, 250 से 350, 350 से 400 या फिर 500 से 600। तो रेशम के कीड़े जो हैं एक बार में कितने अंडे देते हैं? 350 से 400 अंडे देते हैं। अच्छा, गोंद कौन सा पाया जाता है? सेरेसिन गोंद पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? रेशम में फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोसेस कौन से होते हैं? बेटिंग प्रोसेस का काम किया जाता है। बेटिंग प्रोसेस किसमें किया जाता है? रेशम में मुख्यतः किया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लार्वा की लंबाई कितनी होती है? 8 इंच होती है, 3 मिमी होती है, एबा भी दोनों होती है, डी है केवल ए सही होगा। तो लार्वा की जो लंबाई होती है वो दोनों ही सही है। इंच में पूछा जाए 8 और मिमी में पूछा जाए तो 3 मिमी होती है। तो यहाँ पर लार्वा से क्या बनेगा? लार्वा से बनेगा कैटरपिलर, कैटरपिलर से बनेगा कीड़ा, कीड़ा से बनेगा कोकून। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाओं से गुजरता है। 5 अवस्थाओं का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ जो क्रम पूछा जाता है कि रेशम उत्पादन में कीड़े का जो क्रम होता है, तो हम कहते हैं सबसे पहले अंडा बनता है, ठीक है, फिर लार्वा बनता है, ओके, फिर प्यूपा बनता है और उसके बाद कीड़ा बनता है। कीड़ा बनता है, हमें ये नहीं पूछ रहे हैं। जब रेशम का उत्पादन होता है तो ये 5 अवस्थाएं निरंतर गुजरती हैं, निरंतर 5 अवस्थाओं से गुजरता है और हर अवस्था में क्या होता है? कुछ ना कुछ स्किन में परिवर्तन होता है इनके। ठीक है, सबसे पहले कीड़ा था, कीड़े ने क्या करा? अंडा दिया। ठीक है, अंडा दिया। सबसे पहले क्या था? कीड़ा था, अंडा। मैंने क्या कहा? ये क्रम पूछा जाए तो याद रखना, ये अंडा आएगा, लेकिन अंडा दे कौन रहा है? कीड़ा दे रहा है। तो सबसे पहले कीड़ा क्या करता है? अंडा देता है। अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। लार्वा से वो बनता है कैटरपिलर। ठीक है, लार्वा क्या करता है? सहतूत की पत्तियां खाता है, खाता है, खाता है, तभी वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, एक स्किन में चेंज आता है, वो कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर से वो क्या होता है? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद वो फिर क्या होता है? कीड़े में कन्वर्ट होता है। तो ये निरंतर 5 अवस्थाओं से गुजरता है। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 23। रेशम के कीड़े दिन में कितनी बार शहतूत की पत्ती खाते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो ये 5 बार शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े खाते हैं और लगभग 10 दिन। हालांकि कहीं ये 30 से 35 भी दिया है, लेकिन हमारी बुक में 10 दिन दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिन दिया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, तो क्योंकि ये जब बुक में दिया है तो आप इसके लिए आंसर मान सकते हो,
ओके, जो चीज़ बुक में हमें दिख रही है उसे ही हम आंसर करेंगे। तो यहाँ पर 10 दिन तक ये पत्तियाँ शहतूत का खाता है और दिन में कम से कम 5 बार खाता है। क्वेश्चन है 24, प्राकृतिक विधि में वर्ष में कितनी बार रेशम के कीड़े उत्पादित हो सकते हैं? 2 बार, 3 बार, 1 बार या 5 बार? प्रश्न क्या है? प्राकृतिक विधि में बात हो रही है, तो प्राकृतिक विधि में हम 1 बार वर्ष में रेशम के कीड़े उत्पादित कर सकते हैं। वैज्ञानिक विधि से अगर प्रश्न पूछा जाए, वैज्ञानिक विधि से कि हम रेशम कितनी मतलब कितनी बार प्राप्त कर सकते हैं एक साल में, तो 3 बार आंसर होगा। लेकिन प्राकृतिक तौर पर हम एक ही बार में, जब हम अपने हिसाब से कोई काम नहीं करते, प्रकृति के ऊपर छोड़ देते हैं, रेशम अपने आप कीड़ा खाता है, पलता है, ठीक है, ओके, तो वो क्या है? प्राकृतिक विधि है, तो ये एक बार ही कर सकते हो। वैज्ञानिक विधि से सब कुछ अरेंजमेंट करके आप करोगे, सारी चीज़ का आप ध्यान रखोगे, तो 3 बार आप करोगे। ओके, क्लियर है? 3 बार आप फ़ायदा लोगे साल में। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। जब रेशम का कीड़ा सिर हिलाना शुरू कर दे तो उन्हें दिया जाता है शहतूत के पत्ते, नंबर कार्ड, रैक या स्ट्रो, या डी है उपर्युक्त सभी। तो जब शहतूत की देखो 2 कंडीशन है। नंबर कार्ड कब दिया जाता है? जब कीड़े अंडे देने को होते हैं, ठीक है, कीड़े जो होते हैं अंडे देने को होते हैं, तो उसके तब जब अब आप तब क्या दिया जाता है? सॉरी, नंबर कार्ड दिया जाता है। लेकिन रैक या स्टॉक की अगर हम बात करें, रैक या स्ट्रो, जो रैक और स्ट्रो होती है, जब सिर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं कीड़े, तब दिया जाता है किसे? मतलब जो भी प्यूपा मान सकते हो, प्यूपा ही क्या करता है? कैटरपिलर ही रेशम को लपेटना स्टार्ट करता है, ठीक है। रेशम कीड़ा नहीं, सॉरी, हाँ, कीड़े की अवस्था में जब वो रेशम को लपेटना स्टार्ट करता है, ओके, वो अपने आप को अंदर कर लेता है, कीड़े की अवस्था में ही रेशम लपेटता है। ओके, तो यहाँ पर रैक या स्ट्रो जो होता है मतलब आंसर होगा, मतलब इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? रैक या स्ट्रो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से एक रक्त कोशिका का नाम है हिमेटोपोइटिक, हिमेटोपोइसिस, हिमेटोलॉजी, या फिर उपर्युक्त सभी। तो रक्त कोशिका पूछा जाए तो वो क्या है? वो आपकी हिमेटोपोइटिक है, ठीक है ना, हिमेटोपोइटिक है। रक्त का अध्ययन पूछा जाए तो हिमेटोलॉजी, ये क्या? रक्त का अध्ययन है। लॉजी लगा है तो अध्ययन की बात हो रही है, ठीक है, अध्ययन है। और यहीं पर और जो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन है हिमेटोपोइसिस, ये से हम कहते हैं रक्त निर्माण करना, ठीक है, रक्त का जो निर्माण करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है। और हिमेटोलॉजी हमने बताया था रक्त का अध्ययन, ओके, और कोशिका का नाम क्या है? हिमेटोपोइटिक है। क्लियर हुआ? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। भ्रूण में रक्त का निर्माण होता है, लीवर में, अस्थिमज्जा में, एवा बी, दोनों, डी है केवल बी। तो हम बात करते हैं भ्रूण की, तो भ्रूण में जो होता है रक्त का निर्माण लीवर या स्प्लीन में होता है, ठीक है, और जो हमारे लोगों में होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। चाहे आपके जो आपका WBC है इसका भी निर्माण इसी में होता है, लेकिन ये येल्लो अस्थिमज्जा में होता है, येल्लो बोन मैरो होता है उसमें होता है। जो RBC है उसका RBC का होता है वो अस्थिमज्जा में ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भ्रूण का पूछा है तो ये ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। रक्त के कार्य हैं ऑक्सीजन व पोषक तत्वों का परिवहन करना, हार्मोन व एंजाइम का परिवहन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना, डी है उपर्युक्त सभी। तो रक्त के ये सभी कार्य हैं, ऑक्सीजन व पोषक तत्व का परिवहन भी करता है, हार्मोन एवं एंजाइम का परिवहन भी करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी शरीर से बाहर निकालता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 29। संरचना के आधार पर खनिज लवण होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो संरचना के आधार पर अगर हम बात करते हैं खनिज लवण के, तो ये होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के ये होते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक होते हैं ये क्या? स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। दूसरे यौगिक होते हैं, ठीक है, यौगिक होते हैं। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके के आपके मिनरल होते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। एक स्वतंत्र खनिज तथा एक कार्बनिक पदार्थ को मिलाने से प्राप्त होता है, एक स्वतंत्र खनिज, ओके, और एक कार्बनिक पदार्थ आप मिला रहे हो तो क्या प्राप्त होगा आपको? स्वतंत्र खनिज लवण प्राप्त होगा, ठीक है, यौगिक खनिज लवण, कार्बनिक खनिज, या फिर डी है उपर्युक्त सभी। अब आप सभी जानते हो कार्बनिक पदार्थ मतलब वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या है? आपके कार्बनिक पदार्थ हैं। और स्वतंत्र का मतलब हो गया आपके जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है,
कोबाल्ट है, जो अपने ये सिंगल रूप में है, उनको हम स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र हैं, इन पर आपका कोई मतलब वो नहीं है। बस कैल्शियम अपना है, अपना काम कर रहा है, फॉस्फोरस अपना काम कर रहा है, मतलब ये स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र खनिज प्लस कार्बनिक, ठीक है। तो इसको मिलाकर हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे कार्बनिक खनिज लवण, ठीक है, कार्बनिक खनिज लवण बनेगा। क्योंकि एक स्वतंत्र मतलब जैसे कि समझने के लिए आपने क्या करा, फास्फोरस के साथ वसा को मिला दिया, तो क्या हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, कार्बनिक रूप में, मतलब एक के साथ दूसरा कुछ ऐसा तत्व लगा है जो कार्बनिक है। वसा क्या था, इसमें कार्बनिक तत्व था, फास्फोरस क्या है, स्वतंत्र है, और लिपिड क्या है, वसा है, ठीक है। तो ये कार्बनिक हो गया। अब जब बात होती है दो मतलब दोनों स्वतंत्र खनिज लवण को जोड़ा जाए, ठीक है, दो स्वतंत्र खनिज लवण, जैसे कि हम बात कर सकते हैं कैल्शियम के साथ साथ आपने क्या किसे जोड़ा, फॉस्फोरस, तो क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये क्या हो गया, ये आपके यौगिक हो गए, इन्हीं ने योग कर लिया। जो स्वतंत्र खनिज है, स्वतंत्र मतलब कैल्शियम भी स्वतंत्र है, फॉस्फोरस भी स्वतंत्र है, लेकिन इन्होंने क्या किया, योग कर लिया, ठीक है, योग कर लिया, मतलब मिल गए आपस में। तो क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। तो ये यौगिक कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बनिक कोई तत्व नहीं, दोनों कार्बनिक है, दोनों स्वतंत्र है, कैल्शियम और फॉस्फोरस। लेकिन यहाँ पर एक कार्बनिक तत्व है, वसा है, प्रोटीन है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक खनिज लवण हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमारे शरीर का संपूर्ण भाग कितना % हिस्सा खनिज लवण से निर्मित होता है, 2%, 4%, 1%, या निम्न में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर का संपूर्ण भाग का जो हिस्सा होता है वो 4% होता है। बकाया आपका जो 96% होता है उसमें आपके प्रोटीन, फैट, जल, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। 4% आपका शरीर में खनिज लवण होता है। 4% में भी अगर हम बात करते हैं 4% पे अगर हम बात करते हैं तो 2% अकेले कौन होता है, अकेले आपके क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है। और अगर बात करें 1% में अकेले फॉस्फोरस होता है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है। इसका कैल्शियम का भी 90% या 99% भाग जो होता है सिर्फ अस्थि और दांतों में होता है, और जो 1% जो होता है वो किस में होता है, अपने नाजुक ऊतक वगैरह मांसपेशियाँ उनमें पाया जाता है। बकाया 90% जो होता है आपके दांत और हड्डियों में ही पाया जाता है कैल्शियम, 99%। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। भाई आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों को शेयर कर दें, क्योंकि भाई लाइव हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आपको गलत पढ़ाएं, ठीक है। कोई भी तरीके का मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, हम भी अनुभव ले लें, एक बार एग्ज़ाम वगैरह दे लें अच्छे से, तब हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर टिकने के लिए, ठीक है। तो जैसे आपको पढ़ना ज़रूरी है, हमारा पढ़ाने का है, थोड़ा पढ़ाना ज़रूरी है, तो हमारे चैनल का बिल्कुल इसी तरीके से ये काम बहुत ज़रूरी है। लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, लोगों को जोड़िए। अगर हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चे कम जुड़ेंगे, तो आप लोगों का काम है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आगे हम प्रश्न में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। अभी शायद 5 नहीं बजा है। निम्नलिखित में से कैल्शियम के कार्य हैं, रक्त का थक्का जमाना व पाचक रस को सक्रिय करना, बी है मांसपेशियों में संकुचन तथा कोएंजाइम के रूप में कार्य करना, सी है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय तथा विटामिन B12 के अवशोषण में भूमिका निभाना, डी है उपर्युक्त सभी। तो कैल्शियम के कार्य आप सारे याद कर लो, ये सभी हैं, ठीक है। कार्य वगैरह जब पूछे जाते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, देखने में ये प्रश्न ईजी होते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है ये भी काम इसका होगा, ये भी काम इसका होगा, लेकिन और होता नहीं है ऐसा, और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो कैल्शियम के कार्य आप सब याद कर लो, लिखे हैं। सबसे पहले ये रक्त के थक्का जमाने में भी काम करता है, पाचक रस को सक्रिय बनाता है, मांसपेशियों में संकुचन जो होता है ना, संकुचन विमोचन का जो वो प्रोसेस होता है मांसपेशियों का, ठीक है, उसमें ये भूमिका निभाता है। एंजाइम के रूप में, को एंजाइम के रूप में, मतलब मिलकर कार्य करने का काम करता है, को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय प्लस B12 के अवशोषण में भूमिका अदा करता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए भी आवश्यक है, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए भी कैल्शियम आवश्यक है। बहुत सारे काम हैं, ओके। बकाया कैल्शियम बिना फॉस्फोरस के काम नहीं करता, बिना फॉस्फोरस के काम नहीं करता, ध्यान रखिएगा। बिना विटामिन D के काम नहीं करता,
विटामिन डी के बिना भी काम नहीं करता, फॉस्फोरस के बिना और मैग्नीशियम के बिना भी ये काम नहीं करता। तो इनके साथ साथ इन सारे चीज़ों का होना भी आवश्यक है, तभी ये सारे काम अच्छे से कैल्शियम कर पाएगा। अगर विटामिन डी की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, तो कैल्शियम के ये सारे काम प्रभावित होंगे, क्योंकि कैल्शियम भी ये काम नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम सही से काम कर सके तो उसके लिए ये सारे न्यूट्रिशन भी होने जरूरी हैं। क्वेश्चन है 33, आवश्यकता से अधिक शरीर में से कैल्शियम का घट जाना क्या कहलाता है? धनुषाकार पैर, व्यर्थ जाना, क्वाशियोरकर या मून फेस। ठीक है, तो एक तो आपको बहुत अच्छे से पता चल गया, क्वाशियोरकर तो प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, यहाँ पर व्यर्थ जाने का मतलब क्या होता है? मैरास्मस हो गया। मैरास्मस का अर्थ ही होता है व्यर्थ जाना। ठीक है, टू वेस्ट होता है ना। ओके, तो इतना तो याद आ गया होगा, टू वेस्ट मतलब व्यर्थ जाना। ओके, मून फेस क्या होता है? क्वाशियोरकर में जब क्या होता है, शरीर में पानी भर जाता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? फूला फूला सा हो जाता है, चेहरे पर भी पानी भर जाता है, या फिर कह सकते हैं सूजन हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होता है? मून फेस, ये भी कंडीशन क्वाशियोरकर में देखी जाती है। अच्छा, क्वाशियोरकर कितने साल के बच्चों को होता है? 1 से 4 साल के बच्चों को देखने को विशेष तौर पर मिलता है। ओके, और ये जो आपके मेरास्मस होता है ये 6 से 18 महीने, ठीक है, 6 से 18 महीने के बच्चों में होता है। ओके, तो यहाँ पर जो एक ही आंसर बचा, धनुषाकार पैर। ठीक है, धनुषाकार पैर, कैल्शियम का घट जाना मतलब धनुषाकार पैर वो लेग को यहाँ पर जन्म देता। होते बहुत सारे दिक्कत है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है वो आपको बताना है ना, अपनी तरफ से थोड़ी ना लिखना है आंसर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 34, इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम होने पर डैश क्या होगा? इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या होता है? कैल्शियम कम तथा रक्त कम हो जाता है, कैल्शियम ज़्यादा तथा रक्त कम हो जाता है, सी है रक्त ज़्यादा तथा कैल्शियम कम हो जाता है, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इडियोपैथिक हाइपर कैल्शियम जो होता है, इसके होने पर कैल्शियम तो ज़्यादा हो जाता है शरीर में, लेकिन रक्त की मात्रा ये कम हो जाती है। ठीक, साथ ही साथ अगर प्रश्न ये पूछा जाए ये होता किसको है, तो ये हमारे जो कह सकते हैं बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चों में ये ज़्यादातर होता है, बच्चों में होता है। एक होता है मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम, मिल्क एल्कलाइन, ठीक है, लाइन सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम यहाँ पर लिख दूँ सिंड्रोम। ये किस में होता है? तो ये वयस्क पुरुषों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पुरुषों में हो सकता है, प्रौढ़ बोल सकते हो आप, उनमें ज़्यादा, मतलब प्रौढ़ लोगों में ये ज़्यादा होता है, ऐसे मान सकते हो। पुरुषों में ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता ज़्यादातर पुरुषों को है। ऑस्ट्रोमलेशिया जो है ज़्यादातर महिलाओं को होता है, लेकिन ये वयस्क लोगों में होता है, प्रौढ़ लोगों में होता है। मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम कैल्शियम की अधिकता से होता है, विशेषता ये है, ये कमी से नहीं होता, कैल्शियम की अधिकता से होता है मिल्क एल्कलाइन सिंड्रोम। जैसे कि इडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया भी कैल्शियम की अधिकता है यहाँ पर ज़्यादा है और रक्त कम हो जाता है शरीर में। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी बहुत ज़रूरी है क्लियर रखना। क्वेश्चन है 35, गरीबों का मिल्क कहते हैं बथुआ को, रागी को, सत्तू को, मूंगफली को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली को क्या कहते हैं? गरीबों के बादाम, गरीबों का बादाम, गरीबों का बादाम कहते हैं मूंगफली को। अब तो मूंगफली भी सस्ती नहीं मिलती। सत्तू क्या कहते हैं? सत्तू, सत्तू को कहते हैं गरीबों का प्रोटीन, गरीबों का प्रोटीन। ओके, बथुआ को कहते हैं हृदय का टॉनिक, हृदय का टॉनिक। ओके, और रागी आपका आंसर होगा। गरीबों का मिल्क कहते हैं रागी को, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम की जो है इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम। ओके, कैल्शियम की अधिकता। अच्छा, कैल्शियम की एक विशेषता होती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना दूध में पानी मिला दिया तो क्या है, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, लेकिन कैल्शियम की विशेषता है आप कितना भी पानी मिला दो कैल्शियम उसका कम नहीं होगा, जितना कैल्शियम उतना बना रहेगा। दूध से आप दूध बना लो, ठीक है, दूध बना लो, क्या दूध तो बनाया होता है, दूध से आप दही बना लो, दही से आप छाछ बना लो, कुछ भी कर लो, इसका कैल्शियम कभी भी घटता नहीं है। ठीक है, दूध से आप दही बना लोगे तब भी कैल्शियम उतना ही रहेगा, छाछ बना लोगे तो भी कैल्शियम उतना ही रहेगा। ये नहीं कि कोई भी कंडीशन आने पे इसकी मात्रा में चेंज हो जाता है, ये कैल्शियम की विशेषता मानी जाती है। ओके, पोषण कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5। तो कुपोषण पोषण की बात कर रहे हैं तो ये आपका मुख्यतः 2 प्रकार का माना जाता है।
जो होता है आपका सुपोषण, सुपोषण, ओके, सुपोषण होता है। दूसरा होता है कुपोषण। सच बता रही हूँ, अगर लाइव होता ना तो मैं बिल्कुल आपको कुछ नहीं पढ़ा पाती, ऐसे ही बस क्वेश्चन का आंसर कराती। ये कुछ है, मतलब होते हैं ना कुछ फोबिया टाइप होते हैं लोगों को, ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है, गहराई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो मुझे लाइव क्लासेस शायद डर लगता है। क्वेश्चन है 37, कुपोषण का प्रकार है अति पोषण, अल्प पोषण, असंतुलित पोषण या अपौरुष तो सभी। तो ये सभी क्या है, कुपोषण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अति पोषण भी, अल्प पोषण भी, असंतुलित पोषण भी। ये अति पोषण भी होता है भाई, अमीरी में बहुत कुछ आप लोग खाए जा रहे हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, फैट जो है इतना बढ़ता जा रहा है, ये क्या है, सब कुछ खा रहे हो भाई, अमीर हो, सब कुछ है, पैसे हैं, फ्रूट्स भी खा रहे हो, हेल्दी चीज़ें भी खा रहे हो, अनहेल्दी भी खा रहे हो, तो न्यूट्रिशन बढ़ता जा रहा है बॉडी में। अति पोषण है, ठीक है। अल्प पोषण कि कुछ मिल ही नहीं रहा है, अल्प पोषण मतलब जितना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा। असंतुलित पोषण मतलब क्या है, असंतुलन है, कभी विटामिन एक अच्छा भला खा लिया, ठीक है, रोज़। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग खाना ऐसा ही खाते हैं। हम लोग क्या है, रोज़ प्लान तो भाई करने का टाइम है नहीं अपने लिए, क्या खाना, कितना भी न्यूट्रिशन साइंस पढ़ लो, कितना भी डाइटिशियन कर लो, अपने लिए टाइम देते ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, असंतुलन रहता है। कभी दूध पी लिया तो प्रोटीन मिल गई, कभी क्या करा आपने, मतलब सब्जियां ही खा रहे हो, सुबह भी सब्जी थी नाश्ते में, दोपहर में भी सब्जी थी, रात के डिनर में भी सब्जी ही बन गई, कभी आपने दोपहर में भी दाल बना ली, शाम को भी दाल बना ली, ठीक है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं घरों में। तो क्या है, कभी आपने महीनों तक फल नहीं खाए, भाई नहीं मन कर रहा है फल लाने का, ओके। फलों में एक चीज़ और होती भी है, अगर कोई खा रहा है तब तो मन करता हम भी खा लें। और जब से मैं अकेली हुई, मेरा फल खाने का मन ही नहीं करता। बच्चे खाना ही नहीं चाहते, लेके आती हूँ, कई बार ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, बच्चों को भी फल पसंद नहीं आते। अब थोड़ा व्यस्तता इतनी है कि पीछे पीछे घूम नहीं पाती हूँ, एक बार काट के दे दिया, खा लिया तो सही है, पीहू को तो खिला देती हूँ, बड़ी बेटी से को तो वो भी नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो अपना भी मन नहीं करता, तो ये चीज़ें देख कर मन करता है। तो ऐसे भी क्या होता है, चीज़ें हम नहीं खा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी इनबैलेंस, मतलब बैलेंस हो ही नहीं पाती, ठीक है। तो अति पोषण का प्रकार क्या है, मोटापा, विषाक्तता, ए बा बी दोनों, निम्न में से कोई नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन सही होगा, ए बा बी दोनों। तो यहाँ पर मोटापा और विषाक्तता अति पोषण के ये दोनों प्रकार हैं। क्वेश्चन है 39, विषाक्तता होती है, विषाक्तता होती प्रोटीन व कार्बोज की कमी से, कार्बोज तथा वसा ही कार्बोज है, ठीक है, समझ जाना, ओके। विटामिन व खनिज लवण की कमी से, उपर्युक्त सभी की कमी से। तो जो आपकी विषाक्तता होती है, ठीक है, विषाक्तता ये होती है आपके विटामिन व खनिज लवण की कमी से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। मोनोसेकेराइड का प्रकार नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज। तो जो आपका मोनोसेकेराइड का प्रकार नहीं है वो क्या है, लैक्टोज। अच्छा, जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, ठीक है, गैलेक्टोज होता है तो लैक्टोज का निर्माण होता है, ओके, लैक्टोज का निर्माण होता है। और जब लैक्टोज प्लस ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज होता है, ठीक है, लैक्टोज ये लिखा है, ओके, तो ये क्या होता है, गैलेक्टोज का निर्माण होता है, ओके, क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मोनोसेक्राइड आप जानते हैं पॉलीसेक्राइड, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तो सही है, और जो लैक्टोज है ये किसका रूप है, डाई का रूप है, डाईसेकेराइड है, ओके, सेकेरॉइड है। तो इस वजह से हम कहेंगे ये मोनोसेकेराइड का प्रकार नहीं है, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 41, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है मोनोसेकेराइड, डाईसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उपर्युक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट का रूप क्या है, ये डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें पॉलीसेकेराइड क्या है, जटिल शर्करा मानी जाती है, जो आपके डायबिटीज़ से संबंधित लोग होते हैं, डायबिटिक लोगों को यही वाली कार्बोहाइड्रेट खाने को दी जाती है। इस जो पॉलीसेकेराइड से सरल मानी जाती है वो डाईसेकेराइड होती है, और जो सबसे सरल होती है, जो ग्लूकोज टाइप की होती है, वो आपकी मोनोसेकेराइड होती है, जिसमें कार्बन के मात्र एक अणु से ही ये पिंकल बना हुआ होता है, कार्बन का एक अणु, ओके। क्वेश्चन है यहाँ पर 42, ग्लूकोज का अन्य नाम है क्वाइनो बॉडी व करंट शुगर, अंगूर की शर्करा व कॉर्न शुगर, डेक्सट्रोज व रक्त शर्करा, डी है उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या है, ग्लूकोज के नाम है, ठीक है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, ब्लड शुगर भी कहते हैं, ग्रेप शुगर भी कहते हैं, कॉर्न शुगर, क्वाइनो बॉडी, करेंट शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। बाल विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद। तो बाल विकास की प्रक्रिया जो है आप जानते हो जन्म से पूर्व ही सब शुरू हो जाती है। पूछा जाता है वृद्धि पहले होती है या फिर विकास पहले शुरू होता है।
तो सबसे पहले विकास शुरू होता है, ठीक है। वृद्धि बाद में शुरू होती है। जब निषेचन का कार्य होता है, बच्चा पेट में बनना शुरू होता है, निषेचित हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये अंडवाहिनी नलिका में ऐसे ही पड़ा रहता है। अंडवाहिनी नलिका में कम से कम 10 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है। ओके, तब जाकर ये गर्भाशय में जाकर निषेचन गर्भाशय में जाकर आरोपित होता है। तो ये जो अंडवाहिनी नलिका में इस समय वृद्धि नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ विकास चल रहा होता है। इसलिए विकास पहले होता है, वृद्धि बाद में होती है। जन्म से पूर्व ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। हालांकि वृद्धि भी जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाती है, लेकिन सबसे पहले विकास शुरू होता है। विकास ऑप्शन में है तो वही आंसर सही होगा। क्वेश्चन 44, विकास की प्रक्रिया केवल बाल्यावस्था में चलती है, केवल युवावस्था में चलती है, जीवन भर चलती है, कभी कभी चलती है। तो हमने क्या कहा, जीवन भर चलती है। विकास जो है जीवन भर चलती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। ओके, जो है विकास है, क्योंकि विकास का मापन संभव नहीं है, इस वजह से ये क्या होता है, गुणात्मक होता है, ठीक है। विकास क्या होता है, गुणात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, गुणात्मक होता है। ये विनाशात्मक भी होता है और विकासात्मक भी होता है। ये विनाशात्मक भी होता है और विकासात्मक भी होता है। विकासात्मक की अगर हम बात करते हैं तो विकासात्मक आप जानते हैं किशोरावस्था तक विकास चलता है। किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था को जैसे ही क्रॉस करता है तो ये विनाशात्मक की ओर लेकर जाता है, मतलब बुढ़ापे की ओर लेकर जाता है, ठीक है। और बुढ़ापे में आप जानते हो कंडीशन हम लोगों की क्या हो जाती है, तो इस वजह से ये विनाशात्मक कहलाता है। क्वेश्चन है 45, सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 1 है, 4 है, 5 है या 7 है। तो सामान्य रूप से आपकी 5 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी 5 अवस्था हो गई, सबसे पहले आपकी गर्भावस्था आती है। ओके, गर्भावस्था आती है। गर्भावस्था के बाद शैशवावस्था आती है, शैशव के बाद आपके बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था आती है। 5 पूछी जा रही है ना मुख्य, किशोरावस्था आती है तो 4, और फिर इसके बाद आपकी या तो प्रौढ़ावस्था कहेंगे, मतलब ये 5 टोटल होती हैं, ठीक है। 5 मुख्य मानी जाती हैं, ऐसे याद रखो। वैसे तो बहुत सारी है, मध्यावस्था है, आपके चाइल्डहुड वाली एज जो 1 से 3 साल चलती है, ठीक है, या 2 सप्ताह से 3 साल चलती है, तो वो वाली एज भी आती है। मिडिल एज कहलाती है, वो वाली भी आती है। तो ये बहुत सारी एज से गुजरता है, लेकिन 5 मुख्य मानी गई। अब यह एक प्रौढ़ावस्था है तो एक वृद्धावस्था भी होनी चाहिए, ठीक है, वृद्धावस्था भी होनी चाहिए। तो ऐसे तो ये 6 हो जाती, 2 2 4 2 6, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर 6 ऑप्शन में नहीं है, 5 मुख्य होगा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46, वातावरण में सब बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया, ये परिभाषा किसने दी। मतलब यहाँ पर प्रश्न सिर्फ इतना है, डेफिनेशन, कि वातावरण में जो हमारे बाहरी तत्व होते हैं ना, वो हमारे क्या होते हैं, आसपास के तत्व वातावरण कहलाते हैं। और ये जो व्यक्ति के जीवन को आरंभ समय में ही प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। क्या डगलस एवं हॉलैंड की है, वुड्सवर्थ की है, फ्रॉइड की है या फिर स्किनर की है। तो ये जो परिभाषा है वो आपके आई थिंक वुड्सवर्थ की है, एक बार चेक कर लूँ इसको मैं, हाँ वुड्सवर्थ की परिभाषा है, ठीक है। वातावरण में सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपने जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया है, ये परिभाषा दी है वुड्सवर्थ महोदय ने। बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। 47 है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है उसकी कार्य क्षमता से, उसकी परिपक्वता से, उसकी शक्ति ग्रहण करने से। डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में जब चिंतन करते हैं तो हम उसकी कार्य क्षमता को भी देखते हैं कि उसकी भाई विकास की चिंतन कर रहे हो ना, चिंता है ना आपको, तो ये उसकी मतलब एक्टिव नहीं है तो आपको चिंता होगी नहीं होगी। तो जब भी हम उसके विकास की बात करेंगे तो उसकी कार्य क्षमता भी देखेंगे, उसमें मैच्योरिटी आ रही है नहीं आ रही। हम लोग कहते हैं अभी इतने बड़े हो गए तुम्हें इतनी अकल नहीं है, ठीक है, तो क्या ये मैच्योरिटी नहीं है, ओके। और उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता क्या है, समय के साथ एज बढ़ने के साथ मजबूती आनी चाहिए हड्डियों में, मांसपेशियों में, कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक विकास में बात हो रही है शिशु अवस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो तीव्र परिवर्तन की बात करें, सब जो होते हैं वो होते हैं आपके किशोरावस्था में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो परिवर्तन होते भी हैं, संवेग बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी गुस्से में भावावेश में आ जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब, क्योंकि किशोरावस्था 13 से 21 साल की अवस्था मानी जाती है, 21 साल में आते आते ये लोग प्रौढ़ की कंडीशन में आने लगते हैं, तो इनमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो इस समय बहुत परिवर्तन होते हैं, एकदम
खूब संवेग मतलब गुस्सा भी नहीं जल्दी आता है, हर तरीके से दुखी भी जल्दी होते हैं, मान भी जल्दी जाएंगे। ओके, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आता है कि इनका कंट्रोल भी इन सब चीज़ों पर होने लगता है। तो हर तरीके का परिवर्तन संवेगात्मक विकास में किशोर अवस्था में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 49, निम्नलिखित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? इच्छा शक्ति, उत्तेजना, स्थायी भाव या फिर आदतों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर चारित्रिक विकास का प्रतीक पूछा गया है। ये प्रश्न मुझे प्रैक्टिस सेट में एक मिला, इसको बुक में मैं ढूंढती रही आंसर, मुझे चारित्रिक विकास के विषय में बहुत ज़्यादा दिया नहीं है। ठीक है, सभी में थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिया हुआ है, बाल अवस्था चाइल्ड डेवलपमेंट में सॉरी या फिर शैशवावस्था में, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं दिया चारित्रिक विकास। तो यहाँ पर इस आंसर इसका उत्तेजना था। ठीक है, तो हम बी ही मानेंगे जब हमें यही आंसर मिला है। ओके, लेकिन इसमें मुझे डाउट है थोड़ा। क्वेश्चन है 50, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उपचारात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, उत्पत्ति मूलक विधि, जीवन इतिहास विधि। तो विकासात्मक पद्धति की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर होगा उत्पत्ति मूलक विधि। ठीक है, विकास में क्या होता है, उत्पत्ति होती है बहुत सारी चीज़ों की, आगे धीरे धीरे परिपक्वता आती है इन्हीं उत्पत्तियों से। तो सी ऑप्शन सही होगा, उत्पत्ति मूलक विधि किसे कहते हैं, विकासात्मक पद्धति को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है 51, ग्रामीण पलायन रोकने के लिए किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रामीण आयोग का गठन किया? ब्रिटेन के, भारत ने, अमेरिका के या फिर फ्रांस के? तो जो अमेरिका के रूजवेल्ट थे, रूजवेल्ट, ओके, रूजवेल्ट कौन थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति सॉरी, वहाँ प्रधानमंत्री और जो है और राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, रूजवेल्ट है ना, हमारे प्रधानमंत्री जो है ज़्यादा प्रमुख तौर पर काम करते हैं, राष्ट्रपति का काम उतना नहीं। भाई राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति तो माना जाता है, सम्माननीय तो बहुत होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप में भाग नहीं लेता। लेकिन प्रधानमंत्री एक्टिव ज़्यादा होता है हमारे देश में काम में। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति ज़्यादा एक्टिव होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री काम करता है, उस तरीके से राष्ट्रपति को काम करना होता है। तो ये जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन्होंने ही क्या करा था, ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए जो ग्रामीण आयोग का गठन किया था। तो सी ऑप्शन अमेरिका सही होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, स्मिथ लीवर एक्ट किसकी सिफारिश के आधार पर पारित हुआ? योजना आयोग, ग्रामीण आयोग, नीति आयोग या उपर्युक्त सभी? तो आप जानते हैं योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग, ये तो सब भारत की चीज़ें हैं। तो ग्रामीण आयोग होगा, क्योंकि ये स्मिथ लीवर एक्ट किसकी सिफारिश के आधार पर पारित हुआ? तो जो अभी अमेरिका ने आपकी ग्रामीण, अभी प्रश्न की बात हुई थी, ग्रामीण पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण आयोग का गठन किया अमेरिका ने। तो इसी ग्रामीण आयोग ने ही क्या किया था, सिफारिश की थी किसके लिए, स्मिथ लीवर एक्ट पारित करने के लिए। और 1914 में आप जानते हो स्मिथ लीवर एक्ट पारित हो गया था। 1914 में अमेरिका में स्मिथ लीवर एक्ट पारित हो गया था। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर ग्रामीण आयोग। ठीक है, ग्रामीण आयोग की सिफारिश पर ही स्मिथ लीवर एक्ट पारित हुआ था। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ? पर्ड्यू में, कैम्ब्रिज में, लेडी इरविन में या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में? तो आप जानते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1873 में जो था प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। पर्ड्यू में तो आप जानते हो जो मार्विन मुंडेल थे, मार्विन मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के जो मतलब वर्ग दिया है अपना, उसके विषय में चर्चा की थी मार्विन मुंडेल ने। ओके, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में 1940 में। ठीक है, 1940 में। और यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, लेडी इरविन कॉलेज, जहाँ होम साइंस सबसे पहले आप जानते हो कॉलेज लेवल पर पढ़ाई गई, तो वो लेडी इरविन था, ये दिल्ली में स्थित है। ओके, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के संबंध में किस सन में प्रसार शब्द का प्रयोग किया था गया? 1873 में, 1880 में, 1894 में या 1914 में? तो 1894 का ये समय था। ठीक है, बोरहीस ने क्या करा, 1894 में बोरहीस ने कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के लिए जो था प्रसार शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, 1894 में बोरहीस ने। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, अमेरिका का प्रसार कार्य हुआ यहाँ पर। ठीक है, प्रसार कार्य प्रारंभ में संबंधित था कपास की खेती से, उद्योग से, एवं भी दोनों या निम्न में से कोई नहीं? तो जो अमेरिका का प्रसार कार्य था वो आपके उद्योग से भी संबंधित था और बेसिकली कपास की खेती से संबंधित था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 56, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ था 1977 में।
ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ 1977 में, 1978 में, 1986 में। डी है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अब तो आंसर देखिए क्या होगा, स्क्रीन ऊपर चली गई अपने आप। तो 1977 में, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ हुआ 1977 में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1946, 1945, 1948, 1882, ठीक है। तो 1882 में DWCRA की स्थापना हुई। DWCRA जिसका क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। याद कर लेना, हमने गलत बता दिया था। हमने सारे प्रश्नों को इस तरीके से ऐड किया है जो आज मैं डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। राज्य सरकार क्रियान्वयन करती है। DWCRA स्थापना इसकी 1882 में होती है। बच्चों के लिए, माता के लिए ये काम करती है। बच्चों व माता, ठीक है, महिला। ओ गॉड, ओके। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। WHO की, ठीक है, स्थापना होती है कब? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, ओके, 1948 में। 1945 आपका फाओ आता है, फाओ आता है, ओके। और यहाँ पर 1946 यही फाओ भी आता है इसी में आपका UNO भी आ जाता है। UNO भी 1945 में ही है, ओके। और यहाँ पर आंसर होगा यूनिसेफ। 1946 जो है ये 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यूनिसेफ दिवस पूछा जाता कब मनाया जाता, तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1954 में, 1929 में, 1936 में या 1977 में? तो यहाँ पर 1929 आंसर सही होगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो था 1929 में पास हुआ, ठीक है। क्वेश्चन है 59। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई 1 मई 2016 को, 4 दिसंबर 2007 को, 2 अक्टूबर 1952 को, या फिर निम्न में से कोई नहीं। अब इस प्रश्न का आंसर आपको हम क्लियर करेंगे। देखो 2 अक्टूबर 1952 को क्या आता है? आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आता है। विकास कार्यक्रम। देखो 2 अक्टूबर को तो बहुत सारे कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती को लगभग बहुत सारी नई योजनाओं को शुरू किया जाता है, ठीक है। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया था। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इनकी शुरुआत हुई थी। ग्रामीण विकास पर फोकस किया गया था, जिसमें सड़क निर्माण हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, भुखमरी की समस्या हो, इन सारी चीज़ों पर बातचीत की गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर 4 दिसंबर 2007 के विषय में। तो इसमें आई थी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला योजना, ठीक है, डबल जाएगा यहाँ पर। उज्ज्वला योजना और एक सेकेंड, योजना ये किससे संबंधित थी? जो 4 दिसंबर 2007 को आई, ये जो वुमेन तस्करी, ठीक है, वुमेन तस्करी को रोकने के लिए थी। तस्करी से संबंधित थी, ओके। महिलाओं की जो तस्करी होती थी, ओके, तो उसको रोकने के लिए ये योजना आई थी। इसे हम खाली उज्ज्वला योजना के नाम से जानते हैं। ये 4 दिसंबर 2007 को आई थी, ओके। और 1 मई 2016 जो ग्रामीण कह सकते हो या जो गरीब तबके के लोग हो सकते हैं, उन लोगों को जो गैस नहीं होता, गैस चूल्हा, गैस जो खाना पकाने के लिए होती है, उस सिलेंडर योजना थी। सिलेंडर मतलब वगैरह वितरित शायद किए जाते हैं, इसमें शायद क्या वितरित किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को। ये किससे संबंधित थी? ये गैस सिलेंडर से संबंधित थी, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछा गया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल बेहतरीन आंसर, ए ऑप्शन सही होगा, ओके। क्वेश्चन है, लो आप इसको भी सॉल्व कर लो, एक बार क्लियर हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016, 4 दिसंबर 2007, 2 अक्टूबर 1952, या फिर यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं। तो सिर्फ उज्ज्वला योजना की बात हो रही है, तो क्या होगा? 4 दिसंबर 2007, ठीक है, 4 दिसंबर 2007। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्या था आपका? बी ऑप्शन सही था, और वहाँ पर आपका क्या सही था? यहाँ पर आपका 1 मई 2016 सही था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और यहाँ पर सिर्फ उज्ज्वला योजना है, तो ये अंतर होगा। क्वेश्चन है 61। राष्ट्रीय एनीमिया पोषणीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ? 1920, 1930, 1950 या फिर 1970 में? राइट आंसर होगा
1970 डी ऑप्शन, ठीक है। 1970 में भारतीय एनीमिया पोषण प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में शुरू किया गया 1970 में। क्वेश्चन है यहाँ पर 62, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई 31 जनवरी 1992 को, 30 जनवरी 1993 को, 31 जनवरी 1950 को, 19 जनवरी 2004 को। इनमें से कब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई? राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इस समय आपको आंसर करना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? भाई रेखा शर्मा नहीं है, आंसर मत करिएगा। ये क्वेश्चन चौथा टेट में आया था कब? 2018 में पॉपुलर हो गया ये प्रश्न, ठीक है। लेकिन इस समय नहीं है रेखा शर्मा, कौन है बताना है आंसर। क्वेश्चन है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में आविर्भाव हुआ 1954, 1950, 1926 या फिर 1928 में। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1954 में, ठीक है। 1954 में, ओके। जो आपके खाद्य मिलावट अधिनियम था वो भी आपके 1954 में ही आया था, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर बाल विवाह संशोधित निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? 1977 में, 1978 में, 1980 में या फिर 1985 में। तो राइट आंसर होगा 1978, ठीक है, 1978। ये बाल विवाह संशोधित अधिनियम जो है आपका कब आया, कब पारित हुआ? 1978 में पारित हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। जन सहयोग राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निपसीड की स्थापना कब हुई? 1973, 1974, 1975 या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 1975 में, ठीक है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन जो है निपसीड बोलते हैं जिससे, उसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1975 में, ओके। 1975 में हुई। क्वेश्चन है यहाँ पर 66, गोल धागे से चपटा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? कुटाई करना मतलब वीटिंग, टेंटरिंग, बेलिंग या फिर गीनिंग। तो गोल धागे से चपटा जब हम बनाते हैं तो हम बीटिंग प्रोसेस करते हैं। खास तौर से ये प्रोसेस जब लीलन में होती है, इसमें क्या होता है, रेशा चपटा हो जाता है, गोल से चपटा भी हो जाता है और चमक भी बढ़ जाती है लीलन में, ठीक है। टेंटरिंग में आप जानते हो असमान कपड़े को एक समान काटा जाता है, इस तरीके से क्लियर कट हो जाता है, ठीक है, टेंटरिंग में। बेलिंग जो प्रोसेस होता है, बेलिंग में कपास के रेशों की जो होती है गांठ लगाकर क्या किया जाता है, गट्ठर बना लिया जाता है। गांठ लगाकर गट्ठर बनाए जाते हैं, लगाकर गट्ठर बनाना, ठीक है, बेलिंग में, ओके। गांठें लगाना मतलब बेलिंग का मतलब होता है गांठ लगाना, ओके। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा गीनिंग भी दिया है। गीनिंग का मतलब आप सभी जानते हो ओटाई करना या फिर बिनौले जो होते हैं, बिनौले को कपास के रेशे से अलग करना, मतलब बीज को कपास के रेशों से अलग करना, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 67, बड़े रेशों, एक सेकेंड, बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक करना कहलाता है कॉम्बिंग, परिसज्जा, इलास्टिसिटी, कैलेंडरिंग, ओके। तो कैलेंडरिंग में आप जानते हो प्रेस करने का काम किया जाता है, व्यापारिक लेवल पर, बड़े लेवल पर कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इलास्टिसिटी मतलब जो लचक का गुण होता है वो। परिसज्जा मतलब कपड़े जो ग्रे गुड्स होते हैं तो उनको सुंदर आकर्षक रूप देने के लिए की जाती है। परिसज्जाएँ बहुत तरीके की जाती हैं। कॉम्बिंग होगा, क्यों होगा? कॉम्बिंग में जब बाल जैसे हम लोग हेयर काटते हैं ऐसे ही रेशों को काढ़ा जाता है, कॉम्बिंग किया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, समानांतर हो जाते हैं। समानांतर होने के बाद क्या होता है, छोटे रेशे अलग कर दिए जाते हैं और बड़े रेशे अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। छोटे अलग और बड़े रेशे अलग कर लिए जाते हैं, तो ठीक है। बड़े रेशों को छोटे रेशों से पृथक किसमें किया जाता है? कॉम्बिंग में किया जाता है, ओके। क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से किसकी तुलना में डायमीटर छोटा होता है? धागे की तुलना में, तंतु की तुलना में, वस्त्र की तुलना में, उपयुक्त सभी। तो तंतु की तुलना में हमेशा ध्यान रखिएगा जो डायमीटर होता है छोटा ही होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 69, उद्योग में वस्त्र बनाने हेतु तो आधारभूत इकाई है धागा, रेशा, तंतु, निम्न में से कोई नहीं। तो उद्योग में वस्त्र बनाने हैं तो आधारभूत इकाई, इसको हमेशा इंग्लिश वर्जन देखना, वैसे तो तंतु भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अब हिंदी वर्जन में रेशा माना जाता है इसलिए हमने रख लिया है इसको बकाया। यहाँ पर तंतु भी सही होगा, इसलिए आप इंग्लिश वर्जन चेक करके आंसर देना, फाइबर लिखा हो उसे आंसर करना। क्वेश्चन है यहाँ पर 70, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक वस्त्र से घिरा रहता है। ये परिभाषा निखिल एवं डॉसी की है, लैंडमार्क की है, हॉलन एवं सेडलर एवं लैंगफोर्ड की है, फिर उपर्युक्त सभी की है। तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक वस्त्रों से घिरा रहता है, हॉलन, सेडलर एवं लैंगफोर्ड की यह परिभाषा है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 71, वस्त्र
का मानव जीवन में महत्व है? अभिव्यक्ति के लिए, सामाजिक व शारीरिक संतुष्टि के लिए, मूल्यों को आकर्षित करने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो वस्तु का मानव जीवन में अभिव्यक्ति, अभिनिर्धारण करना, आइडेंटिफिकेशन करना। जैसे कि पुलिस की वर्दी देखकर आप उसे पहचान लेते हो, ये मतलब पुलिस के हाथ में बेत दिख जाए, वर्दी दिख जाए, आप कहोगे ये वही पुलिस वाला है। ठीक है, काला कोट आप देखकर समझ जाते हो वकील है, सफ़ेद कोट देखकर समझ जाते हो डॉक्टर है। ये क्या अभिव्यक्ति के लिए है, वस्त्रों से अभिव्यक्ति भी होती है। सामाजिक व शारीरिक संतुष्टि तो मिलती है, भाई आपके शरीर ढके, अंग ढका हुआ है, आप आराम से सब जगह चले जाओगे। ठीक है, शरीर पर वस्त्र कम है, नहीं जा पाओगे। ठीक है, सामाजिक, अच्छे कपड़े पहने और समाज में मान सम्मान अलग ही बनता है, और हमारे मूल्य भी हमारे कपड़ों से झलकते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 72, व्यक्ति के द्वारा पहने परिधान उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कथन लैंगफोर्ड का है, निखिल एवं डॉसी का है, हॉलैंड एवं सैडलर का है, या फिर सैडलर का है। यहाँ पर बात करेंगे, क्वेश्चन का आंसर है बी, निखिल एवं डॉसी का। व्यक्ति के द्वारा पहने परिधान उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये कथन निखिल एवं डॉसी का है। क्वेश्चन है 73, शरीर के नष्ट हुए भाग में किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? धागे से बने, रेशे से बने, बुने हुए, या नीटेड, या उपर्युक्त सभी। जब हमारे शरीर का कोई भाग नष्ट हो जाता है किसी भी रीजन से, तो हम बुने हुए या नीटेड वस्त्र का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 74, और वैसे भी कपड़े भी हमारे बुने हुए नीटेड ही होते हैं। क्वेश्चन है 74, हृदय बॉल में किस वस्त्र का उपयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर का, बेल्लौर का, कपास का, या ऊन का। तो आपसे जब प्रश्न पूछा जाए हृदय बॉल में, तो हृदय बॉल में बेल्लौर, बॉल से बेल्लौर, ध्यान रखिएगा, बेल्लौर का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, रक्त वाहिनी में किस वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलिएस्टर, कपास, ऊन, रेशम। तो रक्त वाहिनी में पॉलिएस्टर का प्रयोग किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज 75 में आपके कितने प्रश्न सही हुए चेक करिएगा। कल आपको मिलेंगे 50 प्रश्न, जिसमें देखिएगा कितने सही हुए, फिर टोटल हो जाएंगे कि कितने 125, और हमें 125 में आंसर देना कि आपके कितने प्रश्न सही हो जाते हैं। इस पर भी आप बता सकते हो, कल इस पर भी बता सकते हो, टोटल जोड़कर याद करके बताना कि आज और कल में आपने कितने प्रश्न सही किए 125 सेट में। देखो कोई भी पोर्शन नहीं छूटा, सारे पोर्शन को यहाँ पर कलेक्ट किया, आपने ये भी नोटिस किया। फिजियोलॉजी से हर पोर्शन के प्रश्न मैंने खुद उठाए हैं, खुद बनाए थे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।